हेलो जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसीसी निकेतन पे। आगामी 10th परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो रिवीजन सेशन चल रहा है उसमें हिस्ट्री का हम चौथा अध्याय में भारत में राष्ट्रवाद की तरफ मूव कर रहे थे और इसमें पिछला वीडियो में आधा ही क्लास कवर अप हुआ है क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। 2 क्वेश्चन कंपलसरी है इसका, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कम से कम 10 नंबर तो इजीली आराम से ये चैप्टर से स्पेशल दे देगा। 3-4 ऑब्जेक्टिव रहता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, तो इतना क्वेश्चन कवर कर सकते हैं और एक आक एक्स्ट्रा भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि इतना ही रहे। चलिए, तो हम पीछे देख चुके थे, भारत में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि देखे थे। राष्ट्रवाद का पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुआ, उसमें से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण देखे थे और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव देखे थे भारत पर। और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव के पश्चात हम देखे थे रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड देखे थे, गांधी जी फिर असहयोग चलाते हैं वो देखे थे, असहयोग का प्रभाव देखे थे। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ेंगे और असहयोग आंदोलन के बाद आ जाता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे तो गांधी जी का द्वारा चलाया गया दूसरा अचूक अस्त्र था जो ब्रिटिश पर यूज करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, और ये भी काफ़ी कारगर सिद्ध होता है राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ावा देने में भारत में, साथ ही साथ भारतीयों को जागरूक करने में राष्ट्रवाद को लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन का अखिल भारतीय स्तर पर प्रसार होता है इसमें भी। ठीक है, तो हम एक एक करके इसमें भी देखते चलेंगे। जिस प्रकार से उसका भी पृष्ठभूमि था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, उसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी पृष्ठभूमि था, इसका भी बहुत सारा कारण था। जैसे कि कोई भी लड़ाई का कारण रहता है, कोई भी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसका भी कारण है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क गेन करना चाहते हैं एग्जाम में, इसी कारण। तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी कारण था, तो उसमें से पृष्ठभूमि देख लेंगे, वही कारण हमको दिख जाएगा। तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम देखिए साइमन कमीशन देखेंगे। साइमन कमीशन क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एग्रीमेंट लेकर के आया जाता है और एग्रीमेंट के तहत कहा जाता है कि हम प्रत्येक 10 साल पर भारत में एक आयोग का गठन करेंगे। वो आयोग क्या करेगा? सर्वे करेगा। किस चीज़ का सर्वे करेगा? तो जो पिछला कानून बना है उस आधार पर सर्वे करेगा 10 साल के बाद, और वो सर्वे करके बताएगा कि भारत में लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ बनाना चाहिए, शासन प्रणाली में कुछ चेंज लाना चाहिए या वैसे ही ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक था कि 1919 में एक एक्ट बना था और उसके बाद 1919 के बाद 1929 में आना चाहिए था। तो 1929 से पहले ही साइमन आयोग का गठन कर दिया जाता है और 1929 से पहले 28 नहीं 27 में, नवंबर 1927 में ही इसका गठन हो जाता है और भारत आता है 1928 में। अब 1 साल पहले गठन किया जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें भारतीय कानून का सर्वे करना था तो भारतीय लोगों को होना चाहिए, लेकिन इसके सभी लोग सदस्य रहते हैं जो ब्रिटिश रहते हैं। और ब्रिटिश लोग भारतीयों की समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं बताइए? उनका भाषा अलग है, हमारा भाषा अलग है, कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। और 1 साल पहले बन गया था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा सोची समझी एक चाल थी किस आधार पर भारत में समस्या को देखने के लिए, और वो भारत में आकर के ये देखना चाह रहा था कि भारत को कैसे और तोड़े। ये तो सिर्फ कहने का बात है कि साइमन कमीशन ये भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए स्थापना हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जांच के लिए। ठीक है, तो वही अभी बताएं जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जांच के लिए आयोग की नियुक्ति की गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वाले आयोग के गठन किए। इस सदस्य में कितना लोग शामिल थे? तो 7 सदस्य थे और सभी श्वेत थे, सभी ब्रिटिश थे। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए आयोग को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। तो अब जब भारत पर कानून का जांच करने आ रहा है तो भारतीय होना चाहिए। अगर भारतीय न रहेंगे तो भारत के कानून भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे होगा, भारतीय लोगों के परिप्रेक्ष्य में कैसे होगा? अगर बिहार को लेकर कोई सुधारात्मक कार्य किया जा रहा है तो बिहार के लोगों को शामिल होना चाहिए ना, अन्यथा तमिलनाडु वाले लोगों को क्या पता रहेगा कि बिहार की समस्या क्या है ना? तो भारतीय शामिल नहीं था तो ब्रिटिश को भारतीय की समस्या पता ही नहीं चलेगा। इस आयोग ने भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कौशल अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। किसको? ब्रिटिश को, कि संविधान कैसा बनाना है आगे चल के भारत का। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो स्वागत की जगह इसका विरोध किया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ नारा के साथ। वही 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए
लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया और वही लाठीचार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज दिया जाता है आदेश, उसी के आदेश पर लाठीचार्ज होता है। और लाला लाजपत राय भगत सिंह के घर आते जाते रहते थे, उनके चाचा से काफ़ी उनकी मित्रता थी, तो भगत सिंह से भी इनका अच्छा जुड़ाव था। दूसरी बात, दोनों के विचारधारा मिलता था भगत सिंह और लाला लाजपत राय का। जब उनकी मृत्यु होता है तो पता चलता है भगत सिंह को। भगत सिंह क्या करते हैं, एक प्लानिंग के तहत, उस समय तब तक स्थापना हो चुका था HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह द्वारा स्थापित किया जाता है। 1928 में ही स्थापित होता है वो भी। और स्थापना के बाद उसका पहला काम रहता है मतलब ब्रिटिश भारतीयों को जो डराने का काम कर रहा है नियम, उसका विरोध करना, साथ ही साथ जिन लोगों को सजा दिया जा रहा है उसके तहत उनको बचाना और डिफेंड करना, है ना। तो 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों प्लानिंग बना करके लॉर्ड सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर देते हैं। लाहौर में कर्फ्यू लगाता है, इसके बावजूद वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है इनका। मरने के बाद लाला लाजपत राय ने एक बात कहा था, ये बोले थे ब्रिटिश को कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई प्रत्येक लाठी अंग्रेजी सरकार की ताबूत की कील साबित होगी, और जो आने वाले समय में साबित होता है ताबूत की कील, है ना। तो पहले ही बोल के गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में ये वार्केनहेड द्वारा नेहरू जी को चैलेंज किया गया। वार्केनहेड एक ब्रिटिश था अधिकारी, वो चैलेंज करता है नेहरू जी को कि अगर तुम्हें इतनी काबिलियत है तो तुम एक ऐसा कानून बना दो जो भारत के सभी दल को स्वीकार हो, हम मान लेंगे तुम्हारा कानून, ठीक है। तो वही चैलेंज को स्वीकार करते हैं और उसी के तहत नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं। और नेहरू रिपोर्ट में कुछ विवाद हो जाता है, तो ये भी एक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है आगे में, और इसको भी स्वीकार नहीं करता है, इसके कारण आगे पृष्ठभूमि तैयार कर देगा राष्ट्रीय आंदोलन का। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद लॉर्ड वार्केनहेड भारतीयों के समक्ष एक चुनौती खड़ा करता है, एक ऐसा कानून बनाओ, वही बात बोले अभी। भारत सचिव की चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, और इस सम्मेलन में अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं और एक संविधान के सिद्धांत को तय करने के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं। वही रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट, है ना। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या रहेगा, चूंकि भारत में शासन सत्ता से रिलेटेड ये रिपोर्ट था, तो सभी की आम सहमति व्यक्त होगी। अब ये तो पहले ही देख लिए थे कि भारत में लोग धर्म के आधार पर टूटे हुए हैं, जाति के आधार पर टूटे हुए हैं, तो भारत को एक करना मतलब एक मेढक को तराजू पर तौलना। ब्रिटिश को ऐसा लगता था, लेकिन भारतीय ऐसे थे नहीं। यहाँ विविधता में एकता है। भारत इतना विविधता होने के बावजूद भी भारत में एकता के सूत्र में सब बंधे हुए, पूरा भारत, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता था कि नहीं हो सकता है। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का पहला लक्ष्य पूर्ण स्वराज, दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। पहला लक्ष्य था डोमिनियन स्टेट, मतलब अधिराज्य हमको चाहिए। अधिराज्य मतलब यहाँ शासन भारतीय करेंगे, आप उधर ऊपर से सिर्फ निगरानी रखेंगे, है ना। प्रमुख होना चाहिए ब्रिटिश, लेकिन हम जो शासन यहाँ करेंगे वो भारतीय होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य था कि पूर्ण स्वराज से, है ना, या तो आप डोमिनियन स्टेट दीजिए नहीं तो पूर्ण स्वराज दीजिए। पूर्ण स्वराज मतलब आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए, पूरे शासन सत्ता हम खुद संभालेंगे। तो ये दूसरा कारण था, और ये भी नेहरू सी रिपोर्ट भी किसी कारणवश वापस चला जाता है। मतलब इसमें भी समस्या आती है, क्योंकि सब दल को एक करना संभव वाकई में उस समय नहीं था, तो इसको भी अस्वीकार कर दिया जाए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929-30 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो बर्बाद हुआ था देश, उसको निर्माण के लिए अमेरिका ढेर सारा कर्ज दे देता है यूरोप में, और कर्ज इतना दे देता है कि वहाँ खुद फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। और जब अमेरिका फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसेगा तो उसका प्रभाव पूरा विश्व पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्योंकि वैश्वीकरण का युग आ चुका था। एक विश्व के किसी भी एक देश में समस्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। जैसा अभी देख लीजिए मध्य एशिया का माहौल पूरा विश्व को प्रभावित कर रहा है। मुद्रास्फीति वाला समस्या, बेरोजगारी, वहां से लोगों को भारत लाना पड़ रहा है तो उसमें खर्च जा रहा है। उसके साथ ही वहां गोला बारूद एक दूसरे से लड़ाई में चल रहा है, मानवता का हनन हो रहा है, पूरा विश्व पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध में क्या हुआ, वो जो रोटी का टोकरी कहा जाने वाला स्टेपी घास का मैदान जो कैस्पियन सागर के नॉर्थ में पड़ता है, वो कुछ भाग उसका यूक्रेन में पड़ता है, कुछ रूस में पड़ता है। तो अब उस क्षेत्र में लड़ाई हो रहा है तो वहाँ गेहूं तो होगा नहीं, तो क्या होगा, गेहूं का महंगा
वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा तो ये सब समस्या उत्पन्न होता है वैश्वीकरण के युग में। एक देश में ही समस्या पूरा विश्व को प्रभावित करता है। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, अगला रूस 1917 में बोल्शेविक क्रांति हो गया था, जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। बोल्शेविक क्रांति नया अर्थव्यवस्था का एक समाज का गठन करता है, वो था साम्यवाद। साम्यवाद वर्गहीन समाज था, मतलब पूंजीपति को अधिकार नहीं था। तो समाजवाद भारत में बढ़ रहा था, पूंजीपति उसको सपोर्ट नहीं करेगा, और ब्रिटिश का भी नीति वही साम्राज्यवादी नीति ही रहता है। इस कारण ब्रिटिश भी इससे डरा हुआ था, और ये समाजवादी का मांग को लेकर के भी ये भी एक भारत में हो जाता है, पृष्ठभूमि तैयार कर देता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन का उभरता। धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन भी काफी हद तक बढ़ता जा रहा था, जैसे मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र वही भगत सिंह वाला भी कुछ देर पहले जिसके बारे में डिस्कस किए थे। चटगांव शस्त्रागार आर्मी, जहां सूर्यसेन द्वारा, जिनको सूर्यसेन को मास्टरदा कहा जाता है, ये बांग्लादेश में चटगांव, अभी वहां एक बंदरगाह है, ठीक है, बांग्लादेश का एक बंदरगाह है चटगांव। वहीं सूर्यसेन एक क्रांतिकारी थे, वहां हमला करके वहां के शस्त्रागार को लूट लेते हैं, ब्रिटिश शस्त्रागार को, उसी को बोलते हैं चटगांव शस्त्रागार क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, और ये राष्ट्रवादी गतिविधियां भी सविनय अवज्ञा आने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। पूर्ण स्वराज की मांग ये भी ठुकरा देता है ब्रिटिश की, हम पूर्ण स्वराज देंगे नहीं, तो पूर्ण स्वराज की मांग ठुकराता है। तो भारतीय लोग क्या करते हैं, 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखते हैं, और पूर्ण स्वराज का मांग ठुकराता है। तो हम लोग 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, हम लोग भारत आजाद हो गया, ठीक है। अब अधिराज्य की बात नहीं करेंगे, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। देखिए 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया तथा स्वतंत्रता की घोषणा की गई। किसके द्वारा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। इस अधिवेशन के तहत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन का पृष्ठभूमि यहाँ भी तैयार हो जाता है, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं और अब आते हैं दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। दांडी मार्च, दांडी कहाँ का जगह है? तो ये गुजरात में एक जगह है, ठीक है। दांडी गांधी जी का आश्रम था, वहां साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम गुजरात में जगह है। वहां से दांडी, गुजरात समुद्र तट का जगह है वो दांडी जो है वो, ठीक है। तो वहां तक गांधी जी पैदल चलते हैं करीब 250 मील, और वो पैदल चल के नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। अब ये नमक को ही क्यों रखे थे सिंबॉलिक तौर पर? क्योंकि नमक लगभग भारत में सभी अमीर गरीब सभी लोगों की जरूरत, प्राथमिक आवश्यकता होती है। तो अगर नमक को नमक पर ढेर सारा कानून लगा करके रखा था ब्रिटिश सरकार, तो अब गांधी जी चाहते थे कि हम पूरा भारत को जोड़ करके चले। तो नमक का जब विरोध करेंगे, नमक कानून का, तो उससे अमीर व्यक्ति तो जुड़े हुए रहेंगे ही, गरीब व्यक्ति भी उससे आसानी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनको भी नमक काफी महंगा पड़ रहा था उस समय, ठीक है। ब्रिटिश बहुत सारा कानून बनाए हुए था, नमक का कीमत काफी बढ़ा दिया था, और जो नमक नहीं खरीद पाते थे वो नमक एक्स्ट्रा होता था तो उसको जला देता था, लेकिन कीमत नहीं कम करता था। ये सब समस्या हो रहा था, ठीक है। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, और इस खत में उन्होंने 11 मांगे रखी, ठीक है। गांधी जी के 11 मांग रखा गया और वो भी ठुकरा दिया गया। अब 11 मांग क्या था वो अगला क्लास में पढ़ना है सीनियर में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक कर को खत्म करना, है ना। नमक कर प्राथमिक आवश्यकता होता है, तो इसको आमतौर पर खत्म कर देते हैं, तो आमतौर पर अमीर से गरीब सभी को सहूलियत होती है, तो ये समाप्त कर। अन्य मांग में सैनिक व्यय में 50% की कमी की जाए, विदेशी कपड़े और विदेशी आयात कर लगाया जाए इत्यादि प्रमुख था, ठीक है। अन्य मांग में क्या था? जो सैनिक पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा था, विदेश में लड़ाई विदेश में चल रहा था, और उसका खर्च कहाँ से जा रहा था? भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो गांधी जी का कहना था कि इस पर खर्च भी कम किया जाए और आयात कर लगाया जाए, यानी कि विदेश से जो कपड़ा आ रहा है उस पर आयात कर लगेगा तो वो कपड़ा महंगा होगा, और भारतीय कपड़ा पर आयात शुल्क, भारतीय कपड़ा पर टैक्स घटाया जाए ताकि भारतीय कपड़ा सस्ता होगा, तो मार्केट में दोनों कपड़ा में कंपटीशन अच्छा होगा, भारतीय कपड़ा कम दाम में भी सबको अवेलेबल हो जाएगा, तो भारत के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारतीय कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो गांधी जी के एक ये मांग रहता है। गांधी जी यह एक मांग चेतावनी की तरह उन्होंने लिखा था। 11 मार्च को उन्होंने मांग नहीं मानी, तो
कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू कर देती है। ठीक है, गांधी जी का यह मांग नहीं माना गया तो कांग्रेस क्या करता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देता है। और वही सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी सबसे पहले सिंबॉलिक तौर पर किसको यूज करते हैं, तो नमक कानून को तोड़ने का यूज करते हैं। गांधी जी की मांग पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, ये ऐसे ही बोलते रहता है। फलस्वरूप गांधी जी ने अपना 78 मतलब विश्वास पात्र सहयोगी, यही 78 अनुयायी के साथ क्या करते हैं, गुजरात के साबरमती आश्रम से, अभी कुछ देर पहले हम बात किए थे, लगभग 250 यानी कि 240 मील, हम किलोमीटर में बात किए थे, वो नमक तट दांडी पहुंचते हैं और वहां मुट्ठी भर नमक उठा करके बोलते हैं नमक पर हमारा अधिकार है वहां। और उसके बाद नमक कानून पूरा भारत में भंग करना शुरू कर देता है, पूरा भारत में फिर आंदोलन कर देते, गांधी जी वहां से ऐलान करते हैं कि अब आप लोग नमक कानून तोड़ सकते हैं। पटना में भी तोड़ा गया, उधर पश्चिम क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान, दक्षिण क्षेत्र में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिलनाडु में, तो पूरा भारत में यह आंदोलन धीरे धीरे जोर शोर पकड़ने लगा। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र के पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है नमक कानून से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आंदोलन की शुरुआत हुई तो थी, आगे देखते हैं। ठीक है, हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ना शुरू किया। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, अभी कुछ देर पहले हम बात की, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन शुरू हुआ। उसी दौरान धरसना, पिछले भी क्लास में हम पिछला वीडियो में बात की है धरसना के बारे में, धरसना में एक नमक गोदाम था, वहां सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में लोग वहां विद्रोह करते हैं और वो गोदाम पर धावा बोलते हैं। ठीक है, धरसना में, तो वहां सभी आंदोलनकारियों को लोहे के सरिया जैसा डंडा से पीटा जाता है। तो अमेरिकी एक पत्रकार लिखता है कि धरसना में जो हम देखें वो हमने आज तक क्रूरता का हद क्रॉस कर दिया, आज तक हम पत्रकार की उम्र में आज तक ऐसा क्रूरता नहीं देखे। सोचिए कितना बड़ा क्रूरता होगा। विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा वो आंदोलन में, शराब की दुकानों को पैकिंग होने लगी, मतलब धरना दिया जाने लगा, किसान की लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार किया जाने लगा, जंगल में रहने वाले लोग जंगल कानून का उल्लंघन शुरू कर दिया। इसमें भी 2 तरीके का काम किया गया, रचनात्मक कार्य और विनाशात्मक कार्य। जो असहयोग आंदोलन में था उसी प्रकार से विदेशी चीज का त्याग करना, स्वदेशी चीज को अपनाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब गांधी इरविन पैक्ट क्या था, तो गांधी इरविन पैक्ट से पहले 2-3 गो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में। और गोलमेज सम्मेलन इस तर्ज पर होता है कि क्या भारतीय सक्षम है अपना देश चलाने में, इस तर्ज पर होता है। और वही गोलमेज सम्मेलन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेता है, गांधी जी, और वही दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को मनाया जाता है और वही था गांधी इरविन पैक्ट। ये पैक्ट के तहत गांधी जी को मनाया जाता है कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। कहते हैं गांधी जी हम भाग लेंगे लेकिन मेरा कुछ कंडीशंस है, वही कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ये जो राजनीतिक युद्धबंदी है उसको छोड़ देना है आपको, नमक कानून हटा देना है, और भी ढेर सारा वो कुछ मांग रखते हैं। तो वाइसराय इरविन द्वारा मान लिया जाता है उसमें। और गांधी जी ब्रिटेन जब जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं तो वहाँ कोई निर्णय नहीं होता है, गांधी जी पुनः भारत चलाते हैं। जब भारत चलाते हैं तो उसमें वाइसराय चेंज हो जाता है, आ जाता है विलिंगटन। विलिंगटन से गांधी जी मिलना चाहते हैं, विलिंगटन इनकार कर देता है। गांधी जी तुरंत फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वापस लिए थे गांधी इरविन पैक्ट के बाद तुरंत छेड़ देते हैं। लेकिन छेड़ने के कुछ ही देर बाद विलिंगटन क्या करता है, पूरा कांग्रेस को गैर राजनीतिक संस्था घोषित कर देता है और पूरा नेता को गिरफ्तार कर देता है। अंततः गांधी जी फिर कुछ समय के बाद आंदोलन शिथिल पड़ जाता है तो उसको वापस ले लेते हैं। चलिए, हम ये लिखा हुआ है उसके बारे में, ये तो कहानी हो गया मोटा मोटी, इसको हम देख लेंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, यहाँ से इसको देखते चलेंगे। ठीक है, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है गांधी इरविन पैक्ट को, और एक ऑब्जेक्टिव वहाँ से भी देखते चलेंगे कि कोई आंदोलन कब शुरू हुआ है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है ना। तो मार्च, दांडी मार्च नाम है तो मार्च में शुरू होगा, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है, 6 अप्रैल तक चलते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है। भारत राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का राजी हो जाता है वाइसराय। वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन जाना पड़ता है गांधी जी को, ये तो हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत आकर उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने दमन सिलसिला तेज हो गया है,
तो खान अब्दुल गफ्फार खान जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। वही अभी जिसके बारे में हम कुछ देर पहले बात किए हैं, वही कि गांधी जी जब भारत आते हैं वहाँ से कोई बात नहीं बनता है गोलमेज सम्मेलन में, तो भारत आने के बाद सोचते हैं पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ते हैं, तो क्या होता है, सबको गिरफ्तार कर लेता है, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर देता है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहला गोलमेज सम्मेलन में नहीं तीसरा गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन 3 संपन्न हुआ था, ठीक है, उसमें से गांधी जी दूसरा में भाग लिए थे। गांधी रिविन पैक्ट कब हुआ था, डेट याद कर लेना है, 5 मार्च 1931। गांधी रिविन पैक्ट डेट 5 मार्च 1931, ठीक है। दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक, गांधी साबरमती आश्रम से दांडी तक, गुजरात तक तट दांडी तक। ये सब ऑब्जेक्टिव देखते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछता है सबसे। गांधी जी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलिए, उसके बाद 1934 में वापस ले लिया। अब बिहार में आंदोलन का प्रसार कैसे होता है, तो बिहार अपना काहे छूटेगा, बिहार को भी लेते चलेंगे, है ना। तो बिहार में देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से बिहार काफी इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, और कर अदायगी न का आंदोलन बिहार में चलाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसानों द्वारा कर देने से इनकार किया जाता है। उसके बाद सीवान में चौकीदारी कर का विरोध किया जाता है, जिसमें गंगा प्रसाद का नेतृत्व रहता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बिहार में कर अदायगी को रोक लगाया जाता है, किस आंदोलन के दौरान, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। छपरा जेल के कैदियों द्वारा विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया जाता है, क्या कि कैदियों को विदेशी वस्त्र दिया जाता था, तो वो कपड़ा सब त्याग कर देते हैं, बोलते हैं हमको स्वदेशी नहीं दोगे तो कपड़ा ही न पहनेंगे। आखिरकार में सरकार को बात माना जाता है और वो स्वदेशी वस्त्र सब करके ला करके देती है। वही था नंगी हड़ताल। पटना में विदेशी वस्त्र का बहिष्कार का नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने किया था, और विंध्यवासिनी देवी ने इसको आगे बढ़ाया था। चंद्रवती देवी चौकीदारी करके विरोध में थे। एक ये हो गया नंगी हड़ताल, छपरा वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार में कर अदायगी आंदोलन चला था। 2 होगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के रूप में देख सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए जी, परिणाम तो निकलेगा ना, सब कुछ का कोई ना कोई परिणाम होता है, तो यहाँ भी परिणाम निकलेगा। पहली बार बड़े पैमाने पर आंदोलन में महिलाओं ने सहभागिता भूमिका। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाया अपना, है ना। शराब के दुकान के सामने धारणा प्रदर्शन किए, उसके साथ ही साथ गांधी जी के कदम से कदम मिला करके सरोजनी नायडू, तो ढेर सारे महिलाओं ने भाग लिया। यहाँ तक कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह में भी विभिन्न समाज के लोग ने अंग्रेज के प्रति विरोधी भावना व्याप्त हुई। राष्ट्रीयता की भावना और उसका देश को आज़ादी की मांग को लेकर के भावना में काफ़ी वृद्धि होती सविनय अवज्ञा में। ब्रिटिश वस्त्रों का आयात में गिरावट हो जाती है, स्वदेशी का अपनाने लगते हैं लोग, और ब्रिटिश सरकार 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित करता है उसी दौरान, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ परिणाम देख सकते हैं, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का चर्चा करें। तो सबसे पहले लिख देंगे कि गांधी जी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन भारत में काफ़ी व्यापक स्तर पर चला था, और जिसकी शुरुआत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक यात्रा से शुरू किए थे। अब इसका 2 पहलू होता था, एक रचनात्मक पहलू के रूप में था, एक विनाशात्मक पहलू के रूप में था। रचनात्मक पहलू के रूप में स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, विनाशात्मक में विदेशी को त्याग किया गया, ये देख सकते हैं। और इसके परिणाम में देख लेंगे, राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई, महिलाओं के इसमें सर्वाधिक भागीदारी थी। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत में आज़ादी की मांग में तीव्रता आती है, भारत के लोगों को जन जन जागरूक हो जाता है अपने देश को मांग को लेकर के, है ना। और इसमें किसान और श्रमिक की भी काफ़ी भागीदारी होती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये हो जाता है यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन कवर, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला, असहयोग आंदोलन से थ्योरी क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों देख लेना है। और दोनों में वैसे ही दोनों गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, दोनों में रचनात्मक विनाशात्मक कार्य हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में था, तो असहयोग आंदोलन, और वही सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन बिहार का पूर्वी चंपारण जिला है, वहाँ शुरू हुआ था। वहाँ के किसानों से नील की खेती कराया जाता था जबरदस्ती। चंपारण सत्याग्रह भी एग्जाम प्रीवियस ईयर में आता है क्वेश्चन, और इससे आएगा ही, है ना। कहाँ हुआ था, है ना, इसका नेतृत्व कौन किए थे, गांधी जी किए थे। गांधी जी को बुलाने कौन गए थे, तो राजकुमार शुक्ल। ये 2-3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकता है, सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा जो देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना तथा अंग्रेज द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के कष्टकारी कर से निजात पाना, नील की खेती से आज़ादी पाना, ठीक है।
तो ये था इसका मुद्दा। और गांधी जी यहाँ पहुँचते हैं और ये किसानों की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सत्याग्रह के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से ये आंदोलन सफल होता है और चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी अखिल भारतीय नेता के रूप में उभरते हैं। चलिए एक एक पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कवर अप करते चलेंगे। 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बगान मालिक किसानों के अनुबंध करा लिया था और ये अनुबंध के तहत 2-3 प्रकार का कुर्तौली व्यवस्था था, पैन सिंचाई था, 3 कठिया व्यवस्था था और ये तीनों के माध्यम से नील की खेती पर मतलब पकड़ बना लिया था। किसान को एक तरीके से बंधुआ मजदूरी के तौर पर कराया जाता था। 3/20 भाग पर जबरदस्ती, यानी कि अगर 20 कट्ठा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा कानून बना दिया था। पहले सिंचाई कर नहीं लेता था क्योंकि नील का पहले डिमांड ज़्यादा था यूरोप में। जब जर्मनी केमिकल चीज़ से नील बना लेता है तो डिमांड घट जाता है, तो सिंचाई कर लेना शुरू कर देता है। कुर्तौली व्यवस्था, किसान 2 प्रकार का वो था, उसमें से किसान एक में अपना ज़मीन मतलब कर्ज लेकर के किसान अपना ज़मीन पर खेती करता था नील की, और एक में ब्रिटिश सरकार हल बैल के माध्यम से किसान या मजदूर को एक अनुबंध करवा करके अपना ज़मीन पर ब्रिटिश सरकार खेती करवाता था। ब्रिटिश सरकार नहीं, ब्रिटिश जमींदार लोग, नया जो आया था वही, उसी को निहला कहा जाता था। ठीक है, 3 कठिया व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी चंपारण आंदोलन। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती थी, है ना। नीले को इस अत्याचार से किसान दुखी थे। दिसंबर 1916 में गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं। वहाँ राजकुमार शुक्ल पहुँचते हैं और गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध करते हैं और कहते हैं एक बार बिहार आइए और किसानों की समस्या को देखिए कि ब्रिटिश लोग किस प्रकार से हम पर अन्याय कर रहा है, जबरदस्ती नील की खेती करवा रहा है, एक बार हमारी भी मांग सुनिए। बहुत किसान आप बोलते रहते हैं किसान और मजदूर के पक्ष में। गांधी जी के चंपारण पहुँचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने के लिए बोल दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी जैसे ही बांकीपुर रेलवे स्टेशन यहाँ पटना जंक्शन के पास उतरते हैं, एकदम इतना भीड़ लग जाता है, ब्रिटिश का होश उड़ जाता है कि ये आ कौन गया आखिरकार, है ना। तो जब भीड़ लग जाता है इतना, तो गांधी जी को कहा जाता है कि तुम यहीं से चले जाओ, नहीं तो कुछ आंदोलन हुआ तो तुम्ही को पूरा मत्था मरेगा। गांधी जी सादा स्वभाव के आदमी, कहते हैं हमको सब कुछ स्वीकार है लेकिन किसानों की समस्या हम सुलझाए बिना हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। वहाँ से चंपारण जाते हैं। चंपारण में भी मजिस्ट्रेट के द्वारा वही कहा जाता है यहाँ से चले जाओ वही, लेकिन वहाँ से भी नहीं हटते हैं। अंततः ये चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा सफल होता है। देखिए, गांधी जी ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा और कमिश्नर जिला न्यायालय के आदेश दिया और इसका मतलब ये 3 कठिया प्रथा को वापस लिया गया। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई और इस कमेटी के माध्यम से जांच किया गया कि क्या सच में इस प्रकार का व्यवस्था है जो किसानों का शोषण कर रही है। वो कमेटी ने पाया कि सच में ऐसी व्यवस्था है, तो आखिरकार वो कमेटी वो व्यवस्था को समाप्त कर देता है। गांधी जी का आंदोलन सफल होता है। देखिए एग्रेरियन कमेटी क्या था, तो 3 कठिया पद्धति समाप्त की जाए। एग्रेरियन कमेटी की सिफारिश, किसानों द्वारा दिए जाने वाले अन्य कर को भी समाप्त किया जाए। बहुत सारा कर 25% किसानों का जो लिया गया है कर वो भी लौटाया जाए। बढ़े गए लगान की दरों में कमी की जाए। कमेटी ने इन सिफारिशों को 1919 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। ठीक है, तो ये सभी जितना भी सिफारिश था एग्रेरियन कमेटी की सब माना गया और किसानों की समस्या का समाधान हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। आप आराम से वीडियो देखिए और उसके बाद क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए, आराम से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव तो जितना अधिक बार पढ़ेंगे उतना याद होगा। सब्जेक्टिव में थोड़ा समझना पड़ता है, कहानी की तरह अगर समझ जाते हैं तो इजीली सब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा में कृषकों का फसल नष्ट हो गया था और ब्रिटिश जबरदस्ती लगान वसूल रहा था। और अब जबरदस्ती लगान वसूलेगा, फसल नहीं था तो कहाँ से देगा, हैं? शरीर का भाग थोड़ी काट करके दे देगा, अपना पेट काट करके थोड़ी दे देगा। तो वही गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं। गांधी जी पहुँचते हैं तो वैसे सरकार को पता चल जाता है, छोड़ो रहने दो, ये आदमी आ गया यहाँ भी, आखिरकार मानेगा ही, यहाँ भी आंदोलन खड़ी कर देगा। तो गुप्त सूचना से पता चलता है कि सरकार ने कर लेने मना कर दिया है, मतलब वैसे ही लोग कर चुकाएंगे जो देने में सक्षम हो। अतः ये सब आंदोलन भी सफल होता है। 1918 में खेड़ा कर न दो नामक आंदोलन चलाया गया। सरकार को कर देने से
कम करने के लिए मजबूर किया और सफलता मिली। इस प्रकार गांधी जी ने दूसरी बार सरकार को किसानों की राहत देने में विवश किया और गांधी जी का दूसरा सफलता था किसानों के लेकर के। ठीक है, ये भी 1918 की ही घटना है, 2 बार, 1917 में चंपारण, 1918 में गांधी जी 2 बॉल में 2 सिक्स मार चुके थे, है ना। गांधी जी इस आंदोलन में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को अंग्रेजी के शोषणमूलक कानून का विरोध करने का साहस जगा देते हैं और ब्रिटिश सरकार में एक तरीके से ब्रिटिश सरकार के प्रति जो भय था किसानों का वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। खेड़ा में तंबाकू और कपास की फसल उपजाई जाती थी। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी ने अन्य सहयोगी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं और इंदुलाल याग्निक रहते हैं। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, केरल के मालाबार तट पे हुआ था और मुख्य रूप से चंपारण सत्याग्रह आता है और चंपारण सत्याग्रह के बाद आता है किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे था। किसान आंदोलन पर टिप्पणी कुछ नहीं लिखना है, ऐसे सिंपल है, कहानी के तौर पर अगर सुन लेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा कि किसान आंदोलन किसान द्वारा मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया विभिन्न प्रकार के भू राजस्व नीति के विरोध में किसान द्वारा चलाया गया आंदोलन किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो समय समय पर विभिन्न नेताओं द्वारा नेतृत्व किया गया। ठीक है, उसमें सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 लाइन लिखना है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ये चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था, नील की खेती और विभिन्न प्रकार के कष्टकारी कर को लेकर के आंदोलन चलाया था और ये आंदोलन सफल हुआ। 3 लाइन में एकदम क्लियर हो गया चंपारण सत्याग्रह। अगला में खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ था और ये कृषकों के फसल नष्ट हो जाने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अंततः ये आंदोलन भी सफल हुआ। दूसरा हो गया किसान आंदोलन। तीसरा मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था और ये मोपला जमींदार के विरोध में हुआ था, कृषक द्वारा आंदोलन किया गया था। यहाँ कोई नेतृत्व नहीं किए थे, हालांकि नेतृत्व लोकल स्तर पर कोई नाम रहता है लेकिन वो जानकारी नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना लिख देना है कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में हुआ था। यहाँ किसान अब जमींदार के खिलाफ विद्रोह खड़ी करते हैं, तो ये तीसरा हो गया, तीसरा किसान आंदोलन। और अगला किसान आंदोलन मोपला के बाद चलिए आगे मिलेगा तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया जाता है, तो वो भी मेंशंस कर देंगे। क्या हो गया, किसान आंदोलन पर टिप्पणी हो गया, कितना लंबा, करीब करीब 1 पेज चल जाएगा, 5 नंबर क्या है इसमें, तो एग्जामिनर नंबर ही नहीं काटेगा। तो एक बार कहानी की तरह बातों को समझना सीखिए, रटने से कुछ नहीं होता, हिस्ट्री रटने का चीज नहीं है, फुल्ली कहानी है। आप मेरा फाउंडेशन क्लास एक बार करके तो देखिए, अगर मजा ना आ जाए तो हमको कह दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह, अगर कोई 9th का आपके जूनियर वगैरह हैं और उनको SST से डर लगता है, साइंस से डर लगता है, तो यहाँ भेजिए। यहाँ पढ़ाया कम जाता है, मस्ती मजाक के साथ ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ने में समस्या ना हो और उसको याद करने में समस्या ना हो और हंसते खेलते सब याद हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में हुआ था, इसके बारे में भी बता दिए थे। मोपलाओं का विद्रोह प्रमुख कारण लगान की ऊंची दर थी और ये इस्लाम धर्म, मुख्य रूप से जो जमींदार वहाँ थे वो हिंदू थे और मजदूर जो थे यानी कि कृषक जो थे वो मुस्लिम थे, तो ये धीरे धीरे धार्मिक आंदोलन में बदल जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन के रूप लेता है। बहुत शीघ्र आंदोलन को कुचल दिया जाता है। आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुसलियार थे, अगर नाम याद रहता है तो अच्छी बात, नहीं तो जगह खाली याद रहना चाहिए, किसान आंदोलन याद रहना चाहिए, काफ़ी है। बारदोली सत्याग्रह, अभी इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हम कि ये सूरत गुजरात में हुआ था और इसका नेतृत्व कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, है ना। ये भी लगान अदायगी को लेकर के हुआ था और इस आंदोलन में वल्लभ भाई नेतृत्व ने भूमिका निभाए थे इसमें काफी। कांग्रेस ने अपना विरोध द्वारा लगान की कीमत में 30% बढ़ोतरी का अनुचित सिद्ध कर दिया। मतलब अपना ये आंदोलन करते हैं और उसमें सिद्ध कर देते हैं कि आप जो 30% लगान बढ़ाए हैं ये गलत है, आपको इतना लगान नहीं बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, ये जो 26 जनवरी को बढ़ाया जाता है ना, वही 1928 तक आंदोलन पूरा क्षेत्र में सक्रिय हो जाता है। आखिरकार आंदोलन के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया जाता है। के मुंशी तथा लालजी नारायण आंदोलन ने बम्बई विधान परिषद में सदस्य से त्याग पत्र दे देता है। आंदोलन धीरे धीरे स्वरूप बढ़ता जाता है। आंदोलन के स्वरूप को देखते हुए सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति गठित करती है। ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व बढ़ोतरी को गलत और बढ़ोतरी को 30% से घटाकर 6.03% कर दिया, यानी कि ये आंदोलन भी सफल हुआ। इस प्रकार बारदोली आंदोलन सफलता के साथ संपन्न हुआ।
ठीक है। अब ये हो गया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन पर टिप्पणी भी कैसे करना है जो हम बता दिए हैं। समस्या होगा वीडियो को दोबारा देख लेना, क्या दिक्कत है, डिलीट थोड़े करने वाले हैं। किसान संगठन क्या था, किसान सभा, सॉरी। अब देखिए किसान के द्वारा बनाया गया सभा होगा तो किसकी समस्या सुनी जाएगी, किसान की समस्या सुनी जाएगी, है ना। तो किसान द्वारा गठन किया गया था एक समस्या, है ना, किसको लेकर के, किसान की समस्या क्या था, टैक्स ज्यादा ले रहा है ना। राजस्व नीति है ब्रिटिश का, वो गड़बड़ है। विभिन्न प्रकार से हमको शोषण किया जाता है, जबरदस्ती काम कराया जाता है, बंधुआ मजदूरी की तरह काम लेता है। तो ये सब समस्या को लेकर के सभा का गठन किया जाता है। करों में कटौती करने को लेकर के, सीमांत गैर कानूनी वसूली और बेगारी के समाप्ति, जमींदार के अत्याचार से मुक्ति आदि के लिए 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभा का गठन हुआ, है ना। अमूमन अगर बेसिक तौर पर देखें तो किसानों की समस्या को समाधान को लेकर के स्वामी सहजानंद बिहार के किसान सभा का गठन करते हैं। मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद शाह जुबैर और इसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही आता है। 1929 में स्वामी सहजानंद बिहार किसान सभा का गठन करते हैं और बस यही एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है और कुछ नहीं है किसान सभा का। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं, सिंपल है ना। किसान सभा क्या था, तो किसानों की समस्या को लेकर के बनाया गया सभा था जो किसान सभा के रूप में जाना जाता है। और इसका गठन कब होता है, इसका गठन होता है 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, हो गया। मजदूर आंदोलन, मजदूरों द्वारा कारखानों के समस्या को लेकर के चलाया गया था और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। 1917 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन देखना है, ठीक है। तो ये मजदूर आंदोलन के रूप में अहमदाबाद और इसका नेतृत्व गांधी जी किए थे, मिल मजदूर का नेतृत्व। ये भी आंदोलन सफल होता है और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। यही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मजदूरों के अधिकार की सुरक्षा के लिए। अब जनजातीय आंदोलन है तो जनजातियों द्वारा किया गया आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव ना आता है, इसका ज्यादा डिस्कस ना करेंगे। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था और झूम खेती को रोक लगाने को लेकर के हुआ था, है ना। इस विद्रोह को दबा दिया गया, राजू को 1924 में फांसी दे दिया गया। फिर छोटा नागपुर में उराव जनजाति का विद्रोह हुआ था, तो ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर आता है। अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ से, आंध्र प्रदेश से जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किए थे, रंपा विद्रोह का। और छोटा नागपुर पठार में उराव जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था और इसका नेतृत्व किए थे जतरा भगत, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये थोड़ा सा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से भी हालांकि ऑब्जेक्टिव ही आता है। उद्देश्य क्या था वो आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में स्थापना होता है। 72 प्रतिनिधियों स्टार्टिंग में भाग लेते हैं। एओ द्वारा स्थापना किया जाता है। प्रथम अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं, ठीक है। तो अब भारतीयों द्वारा स्थापित हुआ था तो इसमें किसके अधिकार की मांग होगा, भारतीयों के अधिकार की मांग होगा। तो स्थापना का उद्देश्य क्या रहेगा, भारत के लोगों को आवाज को ब्रिटिश तक पहुंचाना, भारतीय समस्या को ब्रिटिश को अवगत कराना भारतीय समस्या से, और भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग करना, ठीक है। लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद आंदोलन चलाना, देश के अंदर धर्म वंश के प्रति संबंधित विवाद को खत्म करना और देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है ना। औपनिवेशिक विरोध विचारधारा को प्रोत्साहन और समर्थन देना और भारतीयों में राजनीतिक लक्ष्यों को परिचारित करना तथा राजनीतिक शिक्षा देना। एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों का एकमत करना। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य रहता है। क्या क्या उद्देश्य हो जाएगा, देश के हित में ही जितना भी उद्देश्य रहेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम उद्देश्य था भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, भारतीय लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को जगाना, भारतीय लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना, भारतीय लोगों को भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश के समक्ष मांग प्रस्तुत करना, भारतीय लोगों के लिए मतलब जितना भी था सब भारतीय लोगों के लिए था, ठीक है। राजनीतिक कार्यक्रम हेतु आने वाले समय में एक रणनीति तैयार करके देना। तो ये सब था कांग्रेस का उद्देश्य, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम इस पे बहस ना करेंगे। आप हमारे एक और फाउंडेशन क्लास में आइए, हिस्ट्री को कैसे तहस नहस किया जाता है वो दिखाते हैं, ठीक है। 1920 में एम एन राय द्वारा ताशकंद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कानपुर में दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो एम एन राय द्वारा कहाँ, ताशकंद में, और कानपुर में 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी और इसमें सत्य भगत नामक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 2 ऑब्जेक्टिव, पहला एम एन रॉय द्वारा 1920 में ताशकंद में, और दूसरा
दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सत्य भगत, बस खत्म। ऑब्जेक्टिव ही आता है यहाँ से। मुस्लिम लीग से भी ऑब्जेक्टिव ही आता है, और इसका अगर उद्देश्य पूछ लेगा तो ब्रिटिश इसको तोड़ने के उद्देश्य से किया गया था, सांप्रदायिक विवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रिटिश द्वारा किया गया था। और अगर मुस्लिम लीग के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुस्लिमों के अधिकार को रक्षा के लिए, मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के रूप में माना जाता था, तो उसके अधिकार को ब्रिटिश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की मांग के लिए, ये सब उद्देश्य से स्थापना हुआ था मुस्लिम लीग की। स्थापना कब होता है? 1905 में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में होता है। और प्रथम अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन द्वारा प्रथम अध्यक्षता किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, शायद इसमें दिया हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव ही आता है। स्वराज पार्टी भी ऑब्जेक्टिव ही आता है, इसमें भी हम ज़्यादा बहस ना करेंगे, और अगर ज़्यादा आएगा तो क्या दिक्कत है। 1921 में गया अधिवेशन के तहत CR दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से त्याग पत्र देते हैं, और त्याग पत्र देकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? असेंबली में प्रवेश करना, और असेंबली में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना, भारत के पक्ष में अधिकार की मांग करना। ये हो गया सब्जेक्टिव, खत्म हो गया, है ना। तो कुछ नहीं है। अब एक बार आइए तो हमारे कोचिंग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका भी वही है। 1925 में नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवर द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे लाला लाजपत राय, इसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो एक एक करके देख लेते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनको सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है, और ये गरम दल का नेतृत्व करते थे। गरम दल, नरम दल क्या होता है, उग्रवादी उदारवादी क्या होता है, सबके बारे में फाउंडेशन में बात किया जाता है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे, और वो बोले थे वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने क्यों बोल रहे थे? प्राचीनता की ओर लौटने की बात नहीं था। प्राचीन हमारा समाज काफी समृद्ध था, और वो समृद्धता की ओर लौटने के लिए बोल रहे थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे, है ना। और ये मुस्लिम शिक्षा और ब्रिटिश शिक्षा को मर्ज करके शिक्षा देने का बात करते थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया गया था। मुंह बंद करो आंदोलन इसको कहा जाता है। वामपंथी शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। भगत सिंह 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में असेंबली में बम फेंका था, और इनको सजा जो मिला था वो लाहौर षड्यंत्र के तहत सैंडर्स की हत्या के मामले में इनको सजा मिला था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड लीटन द्वारा पारित किया जाता है 1878 में। चलिए जी, आज का चैप्टर नंबर 4 का भी कहानी समाप्त हो चुका है। अगर आप इसको रिवीजन करेंगे तो हम पूरा यकीन है कि आप चैप्टर नंबर 4 से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, और उसको खुद से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे हम बता चुके हैं वो सब टॉपिक दोबारा ना बात करेंगे। अब देखिए, एक कोट आया, इसके बारे में देख लेते हैं। कोई लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं है ना, हारा वही है जिसने लड़ा नहीं है ना। तो आपका भी लक्ष्य जो है, लक्ष्य आपका क्या है? एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना, तो वो भी आपसे बड़ा नहीं है। आप हारेंगे तभी आप जब लड़ेंगे नहीं। अभी ठंड वाली समस्या से न लड़ेंगे, और नए मन कर रहा है पढ़ने का, वो समस्या से न लड़ेंगे, तभी चांस है कि आपका जो सपना है ज़्यादा नंबर का, वो हो सकता है कम जाए। लेकिन आपका सपना पूरा करना है तो क्या करना है? समस्याओं से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। यानी कि क्या? कोई लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं है, और हारा वही है जिसने कभी लड़ा नहीं। तो आपको लड़ना है, हारना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और बाकी का आपका वीडियो जारी रहेगा अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो आई होप कि हम पूरा SST कवर कर देंगे, सभी सब्जेक्ट को एग्जाम से पहले कवर अप कर देंगे, और रिवीजन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी कारगर सिद्ध होगा आगामी एग्जाम को लेकर के, ठीक है। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।